वेलकम टू माय चैनल शीतल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम जापान के द्वारा हाल में किए गए उसके रक्षा बजट में वृद्धि और उसके कारणों पर चर्चा करेंगे, साथ ही उसके प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने वर्ष 2023 के लिए अपने रक्षा बजट में 26.3 अर्थात 1.42 ट्रिलियन येन की वृद्धि की है और ये जो कुल रक्षा बजट है वह 6.82 ट्रिलियन येन का है। उसको दूसरे रूप में हम 51.4 बिलियन डॉलर या 863 अरब डॉलर भी लिख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का वह सबसे मजबूत और गंभीर घेरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब तक उनके रक्षा की जिम्मेवारी अमेरिका के पास थी। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने रिकॉर्ड 9वें वर्ष अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है। जो आगे है इसमें हमने ये दिखाया है कि जो जापान ने अपने रक्षा बजट में अपने जीडीपी का 1.19% वृद्धि किया है, जो कि पहले था इसका 0.96%। और अब जापान चाहता है कि वह अपने जीडीपी का 2% तक खर्च करे ताकि वो नाटो के मानक तक पहुंच सके। और इस वर्ष जो भी खर्च किया है उसमें उसने अपने 7 प्राथमिकता क्षेत्रों को मजबूत करने का उसमें प्रयास किया जाएगा, जिसमें पहला स्टैंड ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटी। ये स्टैंड ऑफ कुछ इस तरह के मिसाइल होते हैं। ये यहाँ पे एक फिगर है जो इजराइल का स्टैंड ऑफ मिसाइल का है, जिसमें इस मिसाइल को हम एक स्टैंड के सहारे रख देते हैं, इसलिए इसको स्टैंड ऑफ मिसाइल कहते हैं। और इसको ये लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल होता है, यानी जापान अगर मार करे तो वो रसिया तक पहुंच जाएगा या चाइना के दूसरे बड़े शहरों तक। इसके अलावा जो दूसरा उसका क्षेत्र है इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी। ये क्षमता, इससे क्या होगा कि प्रतिकूल मिसाइल क्षमता से रक्षा, मतलब ऐसी मिसाइल जो अचानक से आ जाए, प्रतिकूल का वही मतलब है वैसे मिसाइल अगर हमला होता है तो उससे वो अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि उसको डर है मेनली रूप से चाइना, उत्तरी कोरिया और रसिया तीनों से ही। और तीसरा जो है अनमैनेड एसेट डिफेंस कैपेबिलिटी, ये मानव रहित संपत्ति की रक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। इसका एक एग्जाम्पल ड्रोन है, और ड्रोन के अलावा भी कई सारे जेट फाइटर होते हैं जो मानव रहित होते हैं, तो उस क्षेत्र में भी अपना वृद्धि करना चाहता है। और ये 3 एरिया हो गए। ये और एरिया उसके हैं, जिसमें चौथा है क्रॉस डोमेन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इन स्पेस, साइबर स्पेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन। ये उस क्षेत्र को अब मैं अपना विकसित करना चाहता है कि जैसे एक मिसाइल है वो जैसे जल, थल और स्थल तीनों सेनाओं को अपना नुकसान पहुंचा सके, तो अपने सेना को, अपने रक्षा यंत्रों को उस कदर पे वो इस लेवल पे जाके वो मजबूत करना चाहता है। नेक्स्ट है जो कमांड एंड कंट्रोल इंटेलिजेंस रिलेटेड फंक्शन। तो जो उसके कमांड वाला एरिया है, जिसको कि एक कमरे में बैठ के किसी मिसाइल को कमांड किया जा सके, तो उस एरिया को भी वो विकसित करना चाहता है। मैनूवरिंग एंड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी, युद्धाभ्यास और तैनाती क्षमता, मतलब कि युद्ध में जो अग्र पंक्ति में अगर कोई सेना है तो वहां तक अपनी सप्लाई को कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि जब तक आप सप्लाई, युद्ध में ये सब स्ट्रेटजी है। अगर सेना अग्र पंक्ति के सैनिकों तक सामान कैसे पहुंचाया जाए, इसमें आप माहिर हैं तो आप युद्ध लंबे समय तक लड़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट एरिया है जापान आत्मरक्षा बल, इसको भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना और इसको थोड़ा मजबूत करना। यहाँ पे एक मैनूवरिंग का एग्जाम्पल दिया है कि मैनूवरिंग का मतलब है कि अपने एक जो सेंटर है वो एक चैन के रूप में सब दूसरे वाले सेंटर, नेटवर्क है, सप्लाई है, ब्रिज है, मिलिट्री है, जो सब है एक दूसरे से कनेक्ट है, और जो कि युद्ध के समय में बहुत ही लाभदायक होता है।
जो नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं वो ये तो हमने चर्चा की कि जापान उन क्षेत्रों में अपना मजबूती करना चाहता है कि जो रक्षा बजट है उसके इन क्षेत्र प्रसाद प्राथमिकता वाले क्षेत्र पे वो खर्च करेगा। अब हम ये इस बात पे चर्चा करेंगे कि जापान के संविधान में लिखा है अनुच्छेद 9 में कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद को निपटाने के लिए किसी भी साधन के रूप में युद्ध को गैर कानूनी माना गया था, क्योंकि युद्ध के कारण ही वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा के जो हालात हुए थे वो युद्ध के कारण ही हुए थे। तो क्योंकि उसके पहले भी वहां की सेना काफी मजबूत थी, तो उस द्वितीय विश्व युद्ध में उसको सबक मिला कि नहीं, हमें युद्ध नहीं करना, और उसके संविधान में इसको जोड़ा गया। और उसमें यह भी लिखा गया कि युद्ध की क्षमता वाले सशस्त्र बल को जापान नहीं रखेगा और जापान केवल अपने आत्मरक्षा बल, वो उसके पास आत्मरक्षा बल रहेगा। और ये जो जापान का आत्मरक्षा बल है, इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसका गठन किया गया था। उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद वो अपने द्वीपों को हिफाजत के लिए ये आत्मरक्षा बल को उसका डेवलप किया गया। और परंतु 2010 से उसकी नीति थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके अलावा एक यहाँ पे फिगर है जिसको कि हमने, ये हमारे थंबनेल में था फिगर, इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब इसका कर रहे हैं। ये यूएसएस राफेल पेराल्टे, ये यूएसए का ये है, मिसाइल को विध्वंस करने वाला एक है, उसका ये फिगर है। नेक्स्ट है कि इस नीति, जो जापान की नीति में आखिर उसने बदलाव किया, उसके क्या परिणाम होंगे। उससे उसके जो काउंटर अटैक कैपेबिलिटी है, जापान 1956 की उस नीति को वो खत्म कर देगा, जिसके तहत है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद उसने शांतिवादी का रुख अपनाया था, वो खत्म होगा। काउंटर अटैक का मतलब है कि मिसाइल मार करने वाला जो है, वो संविधान का अनुच्छेद में है कि अनुच्छेद 9 में है कि विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। और 1951 में अमेरिका के साथ एक संधि किया गया था, सैन फ्रांसिस्को संधि। उसमें शील्ड और डैगर की नीति थी। उसके तहत ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जापान के साथ उसके द्विपक्षीय समझौता किया गया कि वो उसकी सेना, अमेरिका की सेना है जो जापान की सुरक्षा का कार्यभार देखेगी, और जापान है जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इस स्लाइड में हम जापान की युद्ध नीति में बदलाव के कारण और सेनकाकु द्वीप विवाद पे चर्चा करेंगे। कई कारणों में एक कारण है यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। यहाँ पे ये फिगर है जिसमें ये युद्ध प्रभावित क्षेत्र है, और ये जो छोटा सा काला सागर है उसमें एक छोटा सा ये द्वीप है क्रीमिया, जिस पर कि 2014 में ही रूस ने उस पे अधिग्रहित उसको कर लिया था। और ये फरवरी 2022 तक इसके डोबा शहर है जो कि यूक्रेन से जुड़ा हुआ था, तो उसको रूस ने ब्लॉक कर दिया, और यही है जो इस युद्ध का कारण बना। और उसके बाद रूस यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, जो कि अभी तक उसके कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो ये एक कारण है। और इस युद्ध के कारण जापान के जैसे छोटे देशों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या अमेरिका पे जो निर्भरता है वो सही है। और जब जैसे यूक्रेन, अगर अमेरिका रक्षा करता तो यूक्रेन को भी वो सपोर्ट कर सकता था, परंतु कोई भी बड़ा देश रूस को पीछे करने में शामिल नहीं हुए, क्योंकि आज परमाणु हमले जैसे चीजें सबके पास है। तो कभी भी दो बड़े देशों के बीच के टक्कर में युद्ध है जो परमाणु हमले का रूप ले सकता है, जो कि किसी भी सही नहीं है। परंतु इस सब के बावजूद या इस हमले से जापान को सबक मिला कि उसे अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका अगर इन वक्त पे साथ ना दे तो उसका क्या होगा। तो ये एक कारण है। और इसके बाद है जो चीन है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा जापान। तो ये चीन है बहुत तेजी से उभर के आ रहा है।
वो जिस तरह से आक्रामक हो रहा है, जैसे वहां के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, उसने आजीवन अपने आप को राष्ट्रपति अपने आप को घोषित करवा दिया संविधान में बदल के। ये सब शो कर रहा है कि चीन कुछ भी कर सकता, कुछ भी मतलब कुछ भी। ना तो वहां की पब्लिक कुछ कर सकती है और ना फिर विश्व के दूसरे देश कुछ कर पाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि जो चीन सागर है वहां पे कई सारे कृत्रिम द्वीप बनाकर चीन सागर पे और उसके जितने संसाधन उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है चीन। तो भविष्य में जापान के लिए खतरा बन सकता है। और इसके अलावा उत्तरी कोरिया भी है जो चाइना के नक्शे कदम पे चल रहा है, और वो भी अपने सैन्यकरण को आए दिन वो मिसाइल जो इंटर स्टेट वाला मिसाइल होता है वो कभी ना कभी दागते रहता है, और जापान को लग रहा है कभी भी हकीकत बन सकता है। और एक है शिनकाकू द्वीप विवाद है। और इसके अलावा क्वाड समूह का गठन भी किया गया था कि ताकि चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है उस पर लगाम लगाया जा सके, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल है। अब थोड़ा हम शिनकाकू द्वीप के महत्व पे चर्चा करते हैं। शिनकाकू द्वीप है जो अभी हाल में 1968 में वहां पे कई सारे तेल के भंडार मिले, और वहां पे जो समुद्री पक्षी के घोंसले का महत्वपूर्ण वहां पे चीज है। और तोरीसीमा इजू द्वीप समूह के साथ साथ छोटी पूंछ वाले अल्बाट्रॉस भी वहां पे हैं। इसके अलावा जो शिनकाकू द्वीप है उस पे चीन कह रहा है कि 14वीं शताब्दी से हमने खोज किया था और तो हमारा ही है, और जबकि जापान का 1895 से द्वितीय विश्व युद्ध तक जापान का उस पे शासन रहा। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो उस पे अमेरिका का उस पे शासन हो गया। और उसके बाद ओकिनावा प्रत्यावर्तन के तहत फिर से वो जापान के पास आ गया, और ओकिनावा प्रांत के इशिगाकी शहर के रूप में जापान उस पे प्रशासन कर रहा है और अभी भी कर रहा है। परंतु ये जो संसाधन की जो खोज हुआ हाल में, उसके कारण चीन और ताइवान, यद्यपि दोनों में आपसी रिश्ते में कई चीजों को लेकर मतभेद है, परंतु इस शिनकाकू द्वीप को लेकर एक सहमति है कि ये ईलान काउंटी में टचिंग टाउनशिप के हिस्से के रूप में जो ताइवान का एक हिस्सा है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तो ये भी सब एक कारण बन सकता है कभी भी युद्ध का। उसके अलावा एक जो 1937 का नानजिंग नरसंहार है, जिसके कारण 1931 में जापान के एक रेलवे लाइन पर विस्फोट हुआ था, और उसके बाद जापान ने उसके लिए चीन को जिम्मेवार माना और मंचूरिया पे हमला किया। और 1937 में नानजिंग शहर में भयंकर इस तरह के नरसंहार किए गए। और देखिए एक फिगर है, इसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि ये एक सैनिक है जो महिला कितनी बुरी तरह से बेइज्जती कर रहा है। और ये फिगर है जिसमें ये दिखा रहा है ये चाइना, ये रूस और ये नॉर्थ कोरिया है, और ये सी ऑफ जापान है। सी ऑफ जापान पे भी ये चाइना अपने कई सारे कृत्रिम द्वीप बना रहा है। तो ये 1937 का नानजिंग नरसंहार भी जो कि चाइना के जहन में अभी तक है। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, मेरी बातें समझ आ रही है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।